ये रेडियो दस्तक का प्रसारण है एफएम बैंड 90.8 मेगाहर्ट्ज पर मालवा का अपना पहला कम्युनिटी रेडियो दस्तक बोलता है मन की बोली। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने और उज्जैन के पहले कम्युनिटी रेडियो स्टेशन रेडियो दस्तक 90.8 एफएम पर। दोस्तों, लेकर हाजिर हैं हम आपका पसंदीदा कार्यक्रम एक हस्ती से मुलाकात। और दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते ही हैं कि कार्यक्रम एक हस्ती से मुलाकात में हम आपकी मुलाकात करवाते हैं कुछ ऐसी विशिष्ट हस्तियों से जिन्होंने देश में अपनी प्रतिभा से अपना एक नाम बनाया है, अपनी एक विशिष्ट पहचान बनाई है। और दोस्तों, इसी कड़ी में आज के हमारे एपिसोड में जो विशिष्ट अतिथि हमारे साथ मौजूद हैं वो भी एक ऐसे ही गतिशील व्यक्तित्व हैं जो अपने छात्रों के लिए प्रेरणा के बहुत बड़े स्रोत भी हैं। हमारे साथ हैं आज प्रोफेसर डॉक्टर करुणेश सक्सेना जी, जो कि संगम यूनिवर्सिटी भिलवाड़ा राजस्थान में कुलपति हैं और इससे पहले करीब 25 सालों तक सुखाड़िया विश्वविद्यालय के प्रबंध अध्ययन संकाय में प्रोफेसर और निदेशक के पद पर कार्यरत रहे हैं। दोस्तों, डॉक्टर सक्सेना ने 300 से अधिक शैक्षणिक फिल्मों का निर्माण भी यूजीसी के लिए किया है। इनकी 4 किताबें और 150 से ज्यादा शोध पत्र भी हैं। तो दोस्तों, ऐसे शिक्षाविद और प्रखर वक्ता आज हमारे साथ रेडियो दस्तक 90.8 एफएम के स्टूडियो में मौजूद हैं और इनसे आज खास चर्चा करेंगे श्री संदीप कुलश्रेष्ठ जी हमारे विशेष कार्यक्रम एक हस्ती से मुलाकात में। तो आइए सुनते हैं। रेडियो दस्तक सुन रहे सभी श्रोताओं को नमस्कार। मैं संदीप कुलश्रेष्ठ। आज हमारे स्टूडियो में विशेष मेहमान हैं, देश के लब्ध प्रतिष्ठित मैनेजमेंट के गुरु कह सकते हैं, प्रोफेसर रहे और आजकल संगम यूनिवर्सिटी भिलवाड़ा में वाइस चांसलर के तौर पे हैं। डॉक्टर करुणेश सक्सेना जी का रेडियो दस्तक के स्टूडियो में स्वागत है। नमस्कार। रेडियो दस्तक के सभी श्रोताओं को मेरा अभिवादन। आपको भी नमस्कार संदीप जी। डॉक्टर साहब, देश में राष्ट्रीय शिक्षा नीति भी 2020 की बहुत बात हो रही है और इसमें बदलाव किए गए हैं। इस बदलाव में क्या खास बदलाव हैं और स्किल को लेके बहुत बात हो रही है, वो क्या है? हमारे रेडियो दस्तक के श्रोता जानना चाहेंगे आपसे। जी हाँ, बड़ा अच्छा प्रश्न है, प्रासंगिक। पिछली शिक्षा नीति 1986 में आई थी और उसके 34 वर्ष बाद अब हमें नई शिक्षा नीति NEP 2020 के रूप में प्राप्त हुई है। मेरा ऐसा मानना है कि 2050 तक यह शिक्षा नीति प्रासंगिक बनी रहेगी, तो अगले आने वाले 3 दशकों तक जो शिक्षा नीति हमारे जीवन और हमारे समाज को आगे बढ़ाएगी उसके बारे में जानना बहुत आवश्यक होगा। मैं यहाँ पर ये कहना चाहूँगा कि इस शिक्षा नीति की सबसे बड़ी जो एक उपलब्धि या फीचर कह सकते हैं वो ये है कि स्किल शिक्षा पर, व्यवहारिक शिक्षा पर बहुत अधिक बल दिया गया है। यहाँ तक कि औसतन 30% तक व्यवहारिक शिक्षा पर जोर रहेगा। डॉक्टर साहब, आपने बहुत सही बात कही कि अब व्यवहारिक शिक्षा पे रहेगा। वैसे जो आजकल जॉब्स की मांग होती है या नौकरियों की मांग होती है किसी फील्ड में जाने की, तो उसमें स्किल ही आवश्यक मानते हैं। तो हमारे जो चाहे वो स्कूल एजुकेशन के विद्यार्थी हों, हायर सेकेंडरी के विद्यार्थी हों, कॉलेज के विद्यार्थी हों, तो स्किल के बारे में आप उन्हें क्या मार्गदर्शन देना चाहेंगे कि वो किस तरह से अपने आप को आने वाले समय के लिए तैयार करें? संदीप जी, अगर आप मुझे इजाजत दें तो मैं इसको उज्जैन के प्रसंग में ही बताना चाहूँगा। जी बिल्कुल। जैसे अभी हम सब जानते हैं कि महाकाल लोक का निर्माण हुआ है, उसके बाद से टूरिज्म के क्षेत्र में उज्जैन में अपार संभावनाएं दिख रही हैं और वैसे भी हम देख रहे हैं कि हर क्षेत्र में यहाँ पर जो है वो अर्थव्यवस्था को काफी सहारा मिला है। तो इसी प्रसंग में मैं बताना चाहूँगा कि जो हमारे विद्यार्थी हैं वो टूर गाइड का छोटे से शॉर्ट टर्म कोर्सेज कर सकते हैं। अनेक भाषाओं में वो पारंगतता पा सकते हैं कि कभी विदेशी नागरिक भी यदि आए, मान लीजिए जापान के या फ्रांस के, तो उनकी भाषा में वो यहाँ के पूरी जो सांस्कृतिक धरोहर है उसको समझा सकें। इसके अलावा होटल व्यवसाय हम देख रहे हैं कि बहुत तेजी से फल फूल रहा है, तो इस क्षेत्र में भी बहुत स्किल्ड वर्कर्स की ज़रूरत है। तो मैं
मैं कहना चाहता हूं कि अब पहले जो था कि वोकेशनल एजुकेशन और स्किल एजुकेशन को नीची निगाहों से देखा जाता था, जी। अब ऐसा नहीं है, बहुत सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है। और मैं वापस NEP 2020 के हवाले से कहना चाहूंगा जी। कि स्कूल के स्तर से ही स्किल एजुकेशन पर जोर दिया जा रहा है और जी। उस नीति में साफ कहा गया है कि स्कूली शिक्षा प्राप्त करके निकला हुआ बच्चा, प्रत्येक जी। बच्चा, जी। चाहे वो छात्र या छात्रा हो, उसके पास कम से कम 2 स्किल होना चाहिए। जी। तो इस तरीके की जो अवधारणा है, इस पर यदि हम काम करेंगे तो मुझे लगता है कि हमारे जो उज्जैन के युवा हैं, ये भी बहुत अच्छा अपना या तो स्वयं का रोजगार स्थापित कर सकेंगे या अपने जीवन यापन कर सकेंगे। डॉक्टर साहब, आप चूंकि पूरे देश भर में व्याख्यानों को जाते हैं, बड़ी बड़ी कमेटियों में आप रहे हैं, हमारे यहाँ जो नेशनल लेवल पे कहा जाता है कि बच्चा पढ़ तो लेता है, अभी जो रिपोर्ट्स आती हैं उसमें लगभग अगर अभी देखेंगे तो 83% बच्चे रोजगार के योग्य नहीं पाए गए हैं। तो एक एक बड़े प्लेटफॉर्म पे सोचे कि हमारा बच्चा कॉमर्स पढ़ रहा है, हमारा बच्चा साइंस पढ़ रहा है, हमारा बच्चा मैथ्स पढ़ रहा है, हमारे यहाँ बहुत सारे विषयों को पढ़ रहे हैं। उन विषयों को पढ़ते हुए आप किस तरह से मार्गदर्शन देंगे कि वो आगामी कार्य के लिए या आगामी अपनी रोजगार के लिए, खुद के स्किल के लिए तैयार रहे? हर विषय को किस तरह से ले वो? जी हाँ, संदीप जी, आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है और मैं यहाँ ये कहूँगा कि 21st सेंचुरी के लिए जो स्किल्स आवश्यक हैं छात्र छात्राओं में, उनको पहले तो आइडेंटिफाई करने की ज़रूरत है। और मेरे लिए गर्व का विषय रहा कि भारत सरकार ने जो एक कमेटी बनाई नेशनल हायर एजुकेशन क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क की ड्राफ्टिंग के लिए, तो उस कमेटी का मैं सदस्य रहा। तो वहाँ पर मेरा प्रयास ये रहा कि जो हमारा नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क है, उसको कैसे NHEQF से इंटीग्रेट किया जाए। तो उस इंटीग्रेशन के दौरान मैंने ये देखा है कि हमारे विद्यार्थियों में जिस प्रकार, जैसे आपने जो कहा कि 80% से अधिक बच्चे जो हैं एम्प्लॉयबल नहीं है, मैं उससे सहमत हूँ, विशेषकर इंजीनियरिंग और खासतौर से इंजीनियरिंग, बिल्कुल फील्ड में। इसीलिए आप देख रहे हैं कि इंजीनियरिंग कॉलेजेस में छात्रों की संख्या और उस कोर्स के प्रति रुझान गिरता जा रहा है। तो मेरा ये मानना है कि कहीं ना कहीं पर हमको ये आइडेंटिफाई करना होगा कि कौन से स्किल्स चाहिए, जिसको हम कहते हैं डोमेन स्किल्स और सॉफ्ट स्किल्स, दोनों चाहिए। डोमेन स्किल्स के लिए इंजीनियरिंग के आप आज भी इतनी तेजी से टेक्नोलॉजी में डेवलपमेंट हो रहे हैं, बदलाव भी हो रहा है। कि बच्चा जब 4th ईयर में आता है तो उसने 2nd ईयर में जो पढ़ा है वो आउटडेटेड हो गया। जी बिल्कुल। अब इतनी तेज गति से जो परिवर्तन आ रहे हैं, उसके लिए विद्यार्थियों को और शिक्षकों को दोनों को तैयार होना पड़ेगा। बिल्कुल ठीक। और उस तैयारी का ये परिणाम रहेगा कि वो ऐसे स्किल्स आइडेंटिफाई करें और इंडस्ट्री का बड़ा सहयोग लें। जैसे मैंने देखा है कई प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं जिन्होंने इंडस्ट्री से सहयोग करके इंडस्ट्री में काम आने वाली मशीनें जो थोड़ी सी हटाने लायक हो जाती है, उनको उन्होंने डोनेट कर दिया वहाँ पर इंजीनियरिंग कॉलेज में, और उन्हीं की कंपनी के लोग जाके विद्यार्थियों को उन मशीनों पे काम करना सिखा दिए और काम करने के बाद में फिर उनमें से जो प्रतिभावान विद्यार्थी थे उनको नौकरी पर भी रख दिया। तो इस तरीके का एक उदाहरण मेरे सामने आता है। इसके अलावा ICICI बैंक ने एक मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट के साथ में साझे में एक ऐसा MBA प्रोग्राम इजाद किया जिसमें उनको जिस प्रकार के स्किल्स चाहिए थे वो सारे स्किल्स हैं, और उन्होंने उनको पहले ही अपॉइंट कर दिया। ICICI ने अपॉइंटमेंट देने के बाद में उनको MBA करने वहां भेज दिया। तो इस प्रकार का इंडस्ट्री और इंस्टीट्यूशन का जब तक प्रगाढ़ संबंध नहीं होगा तब तक ये बात नहीं बनेगी। इसमें कहीं ना कहीं जो इंस्टीट्यूशनल आपसे संबंध है, रिलेशन है, या उनने MOU कुछ किए होंगे, ये कुछ संस्थाओं में है। जिन संस्थाओं में MOU नहीं है, जिन विषयों में MOU नहीं है, उन विद्यार्थियों के लिए, रेडियो दस्तक सुन रहे श्रोताओं के लिए आप कुछ ऐसा मार्गदर्शन दें कि वो जैसे ही अपना ग्रेजुएशन करें या पोस्ट ग्रेजुएशन करें तो कहीं ना कहीं वो या तो स्वरोजगार कर लें या कहीं ना कहीं रोजगार में लग जाए, नौकरी में लग जाए। तो उनको स्वयं किस तरह से तैयार होना है? बहुत अच्छी बात आपने कही। देखिए, मैं यहाँ पर ये कहना चाहता हूँ कि भारत सरकार की अनेकानेक योजनाएं हैं और अनेक योजनाएं बहुत महत्वाकांक्षी हैं, लेकिन कई बार मुझे दुख होता है कि हमारे विद्यार्थियों को उसके बारे में अवेयरनेस नहीं होती। अब जैसे उदाहरण मैं देता हूँ कि जो MSME मिनिस्ट्री है, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज की मिनिस्ट्री है, उसकी एक योजना है LBI, लाइवलीहुड बिजनेस इंक्यूबेटर स्कीम। अब इस स्कीम में एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो
LBI का कर सकते हैं अपना प्रोजेक्ट सबमिट, और MSME उन्हें योग्य पाएगा तो वो 1.5 करोड़ रुपए तक की वित्तीय सहायता देगा। जी। मुझे खुशी हो रही है हमारे श्रोताओं को बताते हुए कि संगम विश्वविद्यालय ने इस प्रकार का एक प्रोजेक्ट पूरी तरीके से तैयार करके और वहाँ भेज दिया है। जैसे भीलवाड़ा का मैं एग्जांपल दूं तो वो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, जी। हमने उस पर फोकस करके भेजा है। महाकाल की नगरी है उज्जैन, पहले यहाँ भी टेक्सटाइल का बहुत अच्छा था, मैं तो काफी वाकिफ हूँ उज्जैन से। तो अब वो टेक्सटाइल का तो दौर नहीं रहा, लेकिन आज जैसे मैंने कहा कि जो पिलग्रिमेज टूरिज्म है ना, जो पर्यटन है, पिलग्रिमेज टूरिज्म मैं कहना चाहता हूँ, धार्मिक पर्यटन जो है, या कृषि को लेके भी डॉक्टर साहब, कृषि को लेके, कृषि बहुत एरिया, सोया का बेल्ट है, तो फूड प्रोसेसिंग को लेके, प्रोसेसिंग को लेकर के, ब्रांडिंग करके, तो इस प्रकार की योजनाएं हैं भारत सरकार की, जिनके लिए विद्यार्थियों और हमें शिक्षण संस्थाओं को आगे आना होगा, क्योंकि विद्यार्थियों को तो इसके बारे में कम जानकारी है। उदाहरण के तौर पर भारत सरकार की बहुत अच्छी योजना है मुद्रा योजना। अब छोटे छोटे व्यापारी जो हैं उनके लिए वो लोन दे देती है मुद्रा योजना। तो इस प्रकार की कुछ योजनाएं और हैं, जैसे स्टार्टअप इंडिया है, स्टैंड अप इंडिया है। स्टैंड अप इंडिया तो इतनी बढ़िया योजना है संदीप जी की आपके SC ST और ऑल गर्ल्स, यानी कि जनरल और OBC की गर्ल्स भी शामिल हैं, ऑल SC ऑल ST ऑल गर्ल्स को स्टैंड अप इंडिया में जो है बहुत सुविधाजनक तौर पर इनको लोन और ग्रांट मिल रहे हैं। तो इसका लाभ उठाना चाहिए और स्वरोजगार की तरफ बढ़ना चाहिए। तो जैसा कि डॉक्टर साहब ने कहा, रेडियो दस्तक के श्रोता ये जानेंगे कि केंद्र सरकार की और राज्य सरकार की कई ऐसी योजनाएं होती हैं जो आप पढ़ते पढ़ते उनकी जानकारियां लेके अपने महाविद्यालय से, अपने विद्यालय से, और अपने आप को रोजगार के लिए आप तैयार कर सकते हैं, शासन की योजनाओं का फायदा ले सकते हैं। पर हमें जागरूक होना पड़ेगा। डॉक्टर साहब, राष्ट्रीय शिक्षा नीति में उच्च शिक्षा और स्कूली शिक्षा को किस तरह से स्थान दिया है? क्या खास बात है, बदलाव जो है वो क्या है? जी हाँ, देखिए, रेडियो दस्तक के जो सुधी श्रोता हैं उनमें जो उच्च शिक्षा और स्कूली शिक्षा में रुचि रखते होंगे, उनके लिए बड़ी रोचक जानकारी मैं लेकर के आया हूँ कि चूंकि ये पूरा जो NEP का दस्तावेज है 415 पेज का दस्तावेज है, इसको पढ़ना संभव नहीं होता, इसलिए भारत सरकार ने इसका एक संक्षिप्त वर्जन निकाला है। 66 पेज का एक दस्तावेज जो गूगल पर आप बहुत आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। बहुत बढ़िया बात है। जी हाँ, जी हाँ। उसमें 4 पार्ट्स दिए हुए हैं। पहला पार्ट पूरा स्कूली शिक्षा पर है, क्योंकि स्कूली शिक्षा बेस है, वहां से हमें इनपुट मिलेगा तब उच्च शिक्षा बढ़ेगी। जैसे हम कहते हैं अच्छा इनपुट आएगा तो अच्छा आउटपुट निकलेगा फिर। तो उसके बाद दूसरा पार्ट जो है वो उच्च शिक्षा पर है, हायर एजुकेशन पर है। तीसरा पार्ट जो है वो अदर की एरियाज ऑफ फोकस उसका नाम है, जिसको हम कहते हैं सेक्टोरल एजुकेशन, जैसे कि लीगल एजुकेशन है, मेडिकल एजुकेशन है, इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी है, इवन टीचर एजुकेशन। तो इस तरीके के जो सेक्टोरल एजुकेशन है वो तीसरे पार्ट में है। और चौथे पार्ट में चूंकि सभी की चिंता ये है कि इतनी बढ़िया योजना इम्प्लीमेंट कैसे होगी, तो चौथा पार्ट है मेकिंग इट हैपन। तो ऐसे 4 हिस्सों में स्कूल एजुकेशन, हायर एजुकेशन, अदर की एरियाज ऑफ फोकस एंड मेकिंग इट हैपन। तो 66 पेज का डॉक्यूमेंट, 4 पार्ट्स और 27 चैप्टर्स, तो बहुत रीडेबल है और बहुत अच्छे से इसके आप अध्ययन करके रखेंगे तो उसमें आपको ये प्रावधान मिलेंगे। मैं आपको बड़ी इंटरेस्टिंग बात बतलाता हूँ संदीप जी, मैं खुद यहाँ मध्य प्रदेश बोर्ड का ही स्टूडेंट रहा और मेरी स्कूलिंग सागर से हुई मध्य प्रदेश में। तो मैं पढ़ते समय टेबल टेनिस भी, क्रिकेट भी, डिबेट भी, हर चीज में एक्टिव रहा करता था। तो होता ये था कि फलस्वरूप मेरे फर्स्ट डिवीजन तो आ जाती थी, लेकिन परसेंटेज वो नहीं आते थे जो हम लोग चाहते हैं। अब इस शिक्षा नीति में पहली बार एक 360 डिग्री होलिस्टिक असेसमेंट, परफॉर्मेंस असेसमेंट कार्ड बनाया जा रहा है, जिसमें कि लिखा जा रहा है कि फलाना विद्यार्थी सन और डॉटर ऑफ सो एंड सो जो है वो एकेडमिक परफॉर्मेंस उसका ये है, टेबल टेनिस में इस स्केल तक गया, स्पोर्ट्स में इस तक गया, ये स्किल सीखा, हाँ डिबेट में ये किया, वो पूरा यदि उस कार्ड को देख लिया जाएगा तो उसकी पर्सनालिटी का पूरा एक आइडिया लगा लिया जाएगा। तो ये मुझे बहुत अच्छा फीचर लगता है स्कूल एजुकेशन के बारे में। जहाँ तक उच्च शिक्षा की बात है, तो जैसा मैंने आपको बताया कि उच्च शिक्षा में तो बहुत आमूलचूल परिवर्तन किए गए हैं NEP के द्वारा। जैसा कि डॉक्टर करुणेश सक्सेना जी ने हमारे रेडियो दस्तक के श्रोताओं के साथ जो बहुत महत्वपूर्ण जानकारी साझा की है, क्या आप गूगल पर भी इसका शॉर्ट 66 पेज का है जिसमें 4 चैप्टर हैं, उसको आप डाउनलोड करके नई शिक्षा नीति के बारे में आप जान सकते हैं और अपनी जानकारी में बढ़ोतरी कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, ये जो दोनों सेक्टर हैं, उच्च शिक्षा और स्कूली शिक्षा, इन दोनों में गुणवत्ता कैसे लाई जाए, क्या किया जाए कि गुणवत्तापूर्ण हो?
देखिए, ये एक बड़ा ही चिंतनीय विषय है। उसकी खास बात यह है कि अगर हमारे श्रोताओं को ये जानकारी हो कि इंडिया इज़ द मोस्ट पॉपुलस कंट्री ऑफ द वर्ल्ड, जी, यानी कि चाइना लगभग पीछे है हमसे, और पीछे नहीं तो बराबर ही मानिए आप। जी, बिल्कुल, बिल्कुल। तो अब इतनी बड़ी कंट्री में, अब कहते हैं ना, जहाँ क्वांटिटी होती है वहाँ क्वालिटी कैसे लाई जाए। जनसंख्या विस्फोट है हमारे यहाँ। जनसंख्या विस्फोट है। और स्कूली एजुकेशन में हम देखते हैं कि जो इंडिया रूरल एरियाज में है, जी, और जिस प्रकार के गवर्नमेंट स्कूल्स हैं और जिस प्रकार के संसाधनों की कमी है, जी, तो ये सारी बहुत चिंता की बातें हैं जिसके कारण गुणवत्ता प्रभावित होती है। जहाँ तक उच्च शिक्षा का प्रश्न है, तो उच्च शिक्षा में सबसे बड़ी बात यह है कि वर्तमान में 27% ही ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो चल रहा है, जी। जबकि अन्य देशों में ये ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो 50-60% से ऊपर का हाँ, रहता अपने है। देश में 27 है। केवल 27% है। बहुत चिंता का और विषय है। हाँ, लेकिन 2011-12 में तो ये और कम था, 11-12% ही था। जी, तो वहां से अगर हम 27% तक आए हैं तो कुछ नीतियां हमारी अच्छी रही होंगी। जी, लेकिन अब जो एनईपी में इस बात की परिकल्पना की गई है कि 2035 तक जी, इस 27% को लगभग दुगना करते हुए 50% ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो लाया जाए। जी, यहाँ मैं दर्शकों को ये समझाना चाहूंगा कि जीईआर होता क्या है। जीईआर ये होता है कि 12वीं कक्षा पढ़ करके निकलने वाले कितने प्रतिशत विद्यार्थी उस शिक्षा में जाते हैं। तो अभी 100 में से 27 ही जा रहे हैं, जी। यानी हर 4 में से एक विद्यार्थी ही अभी उस शिक्षा में जा रहा है, जबकि इसको जो है बढ़ाने की आवश्यकता है कि 50%, यानी हर 4 में से 2 विद्यार्थी जाएं उस शिक्षा में। बिल्कुल। तो इसके लिए अब बढ़ाना है तो फिर कैपेसिटी की बात आएगी। कैपेसिटी की वही प्रॉब्लम आती है कि आप किस प्रकार से क्लासरूम्स में क्वालिटी भी मेंटेन करते हुए क्वांटिटी दें। तो मुझे लगता है कई बार के जो ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग कोर्सेज हैं, जी उनका हाँ। भविष्य उज्जवल होगा। जी, तो बिल्कुल। ऐसा मेरा सोचना है। डॉक्टर साहब, आप तो पीएचडी रेगुलेशन कमेटी के भी आप मेंबर रहे हैं। आपने शोध भी बहुत कराए हैं। अपने देश में शोध कितना आवश्यक मानते हैं, अपने एजुकेशन के लिहाज से या देश की प्रोग्रेस के लिहाज से, विद्यार्थियों के लिहाज से भी? मेरा ऐसा दृढ़ विश्वास है कि किसी भी देश की अर्थव्यवस्था का विकास वहाँ के R&D, रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर आधारित रहता है, जी, शोध आधारित रहता है। और हमने जैसे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में भारतीयों ने बहुत अच्छा स्थान प्राप्त किया। जी, इसी प्रकार से अब जो भारत सरकार की योजना आई है, मेक इन इंडिया, आत्मनिर्भर भारत योजना, तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को भी बहुत अच्छी प्रोग्रेस ग्रोथ मिल रही है। तो इन सब के लिए रिसर्च का बहुत महत्व है। ये जो आप पीएचडी रेगुलेशंस 2022 की बात कर रहे हैं, जिसमें ड्राफ्टिंग कमेटी में मैं मेंबर रहा हूँ, जी, जी, इसमें हमने शोध के गुणवत्ता बढ़ाने के लिए अनेकानेक इसमें प्रावधान किए हैं। सबसे विशेष हमारे जो युवा श्रोता मुझे सुन रहे होंगे, तो जी। उनको ये जानकर के खुशी होगी कि जो विद्यार्थी नेट और जेआरएफ और स्लेट अगर वो पास किए हुए हैं, क्वालिफाइड हैं, तो उनको फिर पीएचडी के लिए एंट्रेंस एग्जामिनेशन से छूट है। और ना केवल छूट है, बल्कि इस तरह के प्रावधान किया है कि मान लीजिए किसी संस्थान में 10 सीटें हैं, तो 5 सीटें तो नॉन नेट जेआरएफ के लिए अलग हैं, और जिसके लिए बच्चे को टेस्ट देके और इंटरव्यू देके और उसमें कॉम्पीट अलग करना है। और नेट जेआरएफ वालों के लिए 5 सीटें अलग हैं, जिसमें उन्हें बिना कोई एंट्रेंस एग्जाम के सीधे इंटरव्यू में कॉम्पीट करना है। जी। और यदि मान लीजिए कि नेट जेआरएफ विद्यार्थी कम आते हैं, तो फिर वो सीटें उधर चली जाएंगी, ट्रांसफरेबल है मत। तो ये तो पहली बात हुई। इसी प्रकार से जो अभी हम लोग सुनते थे कि भाई रिसर्च पेपर लिखना है, वो अनिवार्य है, तब जाकर के पीएचडी सबमिट हो पाएगी। तो उसके कारण शोधार्थियों को कई बार ऐसे फिक्टिशियस और ऐसे खराब जर्नल्स में पेपर छापना पड़ता था, जहां वो लोग कई बार पैसा भी डिमांड करते थे। जी, जी, तो इसको देखते हुए हमारे जो यूजीसी के चेयरमैन हैं डॉक्टर जगदीशन, जी। उनकी भी ये मंशा थी कि हम जो है ये बाध्यता हटा दें कि पेपर अगर पब्लिश होगा तभी थीसिस जमा हो पाएगी। जी, उन्होंने जी। कहा कि भाई एक बार विद्यार्थी पीएचडी ले ले, फिर पूरा जीवन पढ़ाए, अच्छी क्वालिटी के रिसर्च पेपर वो लिखता रहे, करता रहे। तो इस प्रकार से हमने ये कुछ प्रयास किए हैं। और मेरा ऐसा मानना है कि कोई भी शिक्षक अगर शोध में तल्लीन रहता है, शोध में संलिप्त रहता है, जी। तो फिर वो जब क्लास में आता है तो वो क्लास में भी उतना अच्छे ढंग से ही पढ़ाता भी है। उस शोध का जो रिजल्ट है वो विद्यार्थियों को भी उसके ज्ञान का लाभ होता है इसमें। डॉक्टर साहब, आपने बहुत अच्छी जानकारी साझा की कि अब पीएचडी सबमिट के पूर्व जो शोध प्रकाशन की अनिवार्यता थी, वो नई शिक्षा नीति में नहीं है। इस पीएचडी रेगुलेशंस 2022 में हटा दिया हमने। हटा वो दिया गया। उसी शिक्षा नीति के अंतर्गत ही बनाया गया है। जी, जी, जी।
डॉक्टर साहब एक चीज और पूछना थी, चूंकि आप तो उज्जैन रहे हैं, यहाँ आपका काफी समय गया और आप उसके बाद काफी आगे पहुंचे और आज वाइस चांसलर के तौर पे हैं। उज्जैन कृष्ण की शिक्षा स्थली कहलाता है। उज्जैन का वातावरण, उज्जैन की स्थिति भी उस तरीके से है कि ये एज ए शिक्षा के तौर पर पूरे देश में, पूरे विश्व में पुराने समय में स्थापित रहा है। वापिस इसका शिक्षा के मानचित्र पर पुनर्स्थापना किस तरह से की जा सकती है? संदीप जी, मुझे गर्व है कि मैं विक्रम विश्वविद्यालय से ही अपना शैक्षणिक करियर प्रारंभ किया था। 1989 से 1996 तक मैं यहाँ कार्यरत रहा। उस दौरान ही मैंने मेरा अपना जी। जो शोध कार्य है पीएचडी का, वो भी संपन्न किया। इस नाते मैं विक्रम विश्वविद्यालय का भूतपूर्व छात्र भी मानता हूँ अपने आप को। जी। तो यहाँ पर मैंने एक चीज बहुत देखी है कि यहाँ गुरु शिष्य परंपरा का बड़ा अच्छा पालन होता है और जी। बड़ी स्वस्थ संबंध गुरु और शिष्यों के बीच में रहते हैं। जी। और जैसा आपने कहा कि गुरु सांदीपनी का जो है आश्रम यहाँ रहा है, तो निश्चित रूप से ये पूजनीय स्थल है। और बीच में कुछ समय जो हर पूरे भारतवर्ष में ही जो कुछ सामाजिक मूल्यों का ह्रास हुआ, तो उसका परिणाम उज्जैन पर भी पड़ा। मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर वापस से वह परंपरा स्थापित की जाए कि जी। हम अपने शिष्यों के भविष्य के लिए लगातार चिंतन करते रहें, चिंता करते रहें और उनको सही मार्ग पर लाने के लिए यदि कड़ा अनुशासन भी हमें दिखाना पड़े जी। तो हम उससे भी ना झिझकें। जी। और इस प्रकार की एक अच्छी परंपरा का हम निर्वहन करेंगे तो मुझे लगता है कि हम वो पुराना जो अपना युग है, जो स्वर्णिम युग कहा जा सकता है शिक्षा का, वो हम वापस उज्जैन मतलब के लिए आपके अनुसार गुरु और शिष्य में अगर वापसी वही आदर और विश्वास का भाव अगर बनेगा तो हम निश्चित तौर पर शिक्षा के पुराने मूल्यों को पुनर्स्थापित हम कर सकेंगे। डॉक्टर साहब एक बात और होती है आजकल जो बहुत ज्यादा है, उसके लिए कोटा तो सबसे ज्यादा फेमस है कोचिंग के लिए। हम एक पेरेंट्स के बीच में दुविधा देखते हैं, उस दुविधा को कैसे दूर किया जाए? इधर रेगुलर क्लासेस हैं, चाहे उसको ग्रेजुएशन करना हो या 11th-12th करना हो, ग्रेजुएशन खास तौर से ग्रेजुएशन के दौरान बच्चे को दुविधा रहती है कि वो ग्रेजुएशन करे या कॉम्पिटिटिव के लिए तैयारियां करे, कोचिंग में जाए। तो डॉक्टर साहब आप क्या मार्गदर्शन देना चाहेंगे कि वो अपना ग्रेजुएशन भी अच्छे से करे और उसको जो भविष्य की तैयारी करना है वो भी अच्छे से हो, वो किस तरह से हो? क्योंकि अभी आपने देखा होगा इस कॉलेज में अटेंडेंस बहुत कम होने लगी है, बहुत कम होने लगी और इससे सभी दूर जूझ रहे हैं। बच्चे दुविधा में, पेरेंट्स दुविधा में, क्या कहेंगे आप? जी हाँ, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं इस ढांचे में आमूलचूल परिवर्तन करने की आवश्यकता है। और जैसा हम कहते हैं कि सीबीएसई का सिलेबस और एग्जामिनेशन प्रोसेस, मैं 10वीं 12वीं की बात कर रहा हूँ अभी फिलहाल। जी। तो स्कूली शिक्षा में सीबीएसई और बोर्ड हैं, स्टेट बोर्ड हैं, उनके जो सिलेबस और उनकी जो शिक्षा पद्धति है वो एकदम भिन्न है। और इसके विपरीत जो है जेईई जो करते हैं आईआईटीज के लिए या नीट का जो कोचिंग करते हैं, जी। वो पूरा का पूरा उसका सिलेबस भले ही कुछ कॉमन हो, लेकिन उसका पूरा ओरिएंटेशन एकदम चेंज होता है कि यहाँ पूरा एमसीक्यू फोकस्ड रहता है, वहाँ डिस्क्रिप्टिव फोकस्ड रहता है। यहाँ पर जो है क्रैक करने की मेंटेलिटी रहती है, वहाँ पर कंसेप्चुअल क्लैरिटी की मेंटेलिटी रहती है। जी, बिल्कुल, तो इसके बीच में कहीं कोई मध्य मार्ग निकालने की आवश्यकता है कि थोड़ा सीबीएसई मोल्ड करे, थोड़ा ये जो एंट्रेंस एग्जामिनेशन की जो बॉडी जिसको हम कहते हैं एनटीए को आजकल दे दी है जिम्मेदारी, तो ये अपने ढर्रे में थोड़ा परिवर्तन करे ताकि विद्यार्थी को ऐसा खींचा खींचा महसूस ना हो। और मैं समझता हूँ कि यदि हम शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाएंगे, विद्यार्थियों को व्यवहारिक शिक्षा देंगे, विद्यार्थियों के लिए शिक्षक को शिक्षण कार्य को मनोरंजक और रोचक बनाएंगे, तो वापस से हमारी जो शिक्षण संस्थान है उसमें उपस्थिति बढ़ जाएगी और वो खिलखिलाने लगेंगे। जी, यही हायर स्टडीज में भी होता है। तो हायर स्टडीज मतलब ग्रेजुएशन लेवल पे या पोस्ट ग्रेजुएशन में, उसमें आप क्या मार्गदर्शन सलाह देंगे? जी हाँ, जब हम हायर एजुकेशन की बात करते हैं तो यहाँ पर एक तो कॉमर्स के बच्चे होते हैं जो कि सीए, आईसीडब्ल्यूए, सीएस वगैरह करने के लिए जो है वो अपना बैंकिंग में भी जाते हैं, कई लोग बैंकिंग में भी जाते हैं, बैंक का एंट्रेंस एग्जाम, तो पीएससी यूपीएससी में भी लोग यूपीएससी भी है जी। तो इनकी दुविधा ये रहती है कि वो किस प्रकार से दोनों नाव की सवारी करें। जी बिल्कुल। तो मेरा ये मानना है कि आपको प्राथमिक तौर पर जो कोर्स आप कर रहे हैं, जो डिग्री कर रहे हैं, उस पर ध्यान देना चाहिए। कई बार हमने ऐसा भी देखा है संदीप जी कि वो जो है वांछित पोस्ट या वांछित चीज पा गया, लेकिन जो क्वालिफाइंग एग्जाम है उसमें फेल कर गया, तो अब वहां पर उसके लिए कोई रिलीफ नहीं है। तो मैं चाहता हूं कि एक बार विद्यार्थी जो है अपने पढ़ाई के घंटे बढ़ा दें और
कॉलेज स्कूल को नियमित रूप से जाएं, वहाँ की पढ़ाई को संभवतः वहीं समाप्त करके आएं और बाकी समय में जो है वो अपनी ये इस प्रकार की जो दूसरी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन प्रतियोगी परीक्षाएं इनके प्रति ध्यान दें। मैं संगम विश्वविद्यालय भीलवाड़ा में मैंने सेंटर फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस कोचिंग का सेंटर खोल दिया। तो वो जो सेंटर है उसमें हम रेगुलर क्लासेस के बाद में अच्छे टीचर्स को बुला करके उनको कॉम्पिटिटिव एग्जाम की कोचिंग भी दे रहे हैं। ये भी एक प्रयास किया जा सकता है। इसमें कई बड़े वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी भी सहयोग करते हैं कि हम भी आकर के बच्चों को क्लास ले लेंगे, कैसे इंटरव्यू देना है, किस प्रकार की हमें उन्हें तैयारी कराना है, वो सारा हम कर देंगे। तो ये भी एक तरीका शिक्षण संस्थाएं अपना सकती हैं कि जो बच्चे बाहर ढूंढ रहे हैं उसे वहीं अंदर ही शिक्षण संस्थाओं में उपलब्ध करा दिया जाए एज एड ऑन, तो फिर कहीं ना कहीं वो फिर उसको मजबूरी हो जाएगी कि उसको आना ही है वहां पर। डॉक्टर साहब, उज्जैन में चूंकि आप रहे हैं, आज भी उज्जैन के प्रति आपका स्नेह है, तो रेडियो दस्तक के श्रोताओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? अपने उज्जवल भविष्य को लेके क्या टिप्स देना चाहेंगे? यहाँ मैं अपने श्रोताओं को ये संदेश देना चाहूंगा कि महात्मा गांधी के 2 कोटेशंस हैं। पहला है लिव एज इफ यू आर गोइंग टू डाई टुमारो, जीवन ऐसे जियो कि कल ही मौत आ जाए जी। एंड लर्न एज इफ यू आर गोइंग टू लिव फॉर एवर, सीखो ऐसे कि जीवन अनंत अनादि काल तक है, सीखना है लगातार। तो लाइफ लॉन्ग लर्निंग का मेरा पहला संदेश रहेगा। कभी ये ना माने कि शिक्षण संस्थाओं से हम पास होकर के निकल गए तो अब हमारी लर्निंग खत्म हो गई। तो पहला तो संदेश ये है। दूसरा भी महात्मा गांधी का ही एक और कोटेशन है जो कि हम अगर लगा लें अपने जीवन में तो बहुत सारी समस्याओं के हल मिल जाएगा जी। वो कोटेशन है, बी द चेंज यू विश टू सी इन द वर्ल्ड। आप विश्व में जो परिवर्तन देखना चाहते हैं पहले वो स्वयं के अंदर लाएं। क्या बात। जैसा कि दोस्तों आपने सुना, डॉक्टर करुणेश सक्सेना जी ने दोनों बातें बहुत महत्वपूर्ण की कि आप अगर बदलाव देखना चाहते हैं तो अपने में बदलाव करें। दूसरा, जिंदगी भर अगर आपने सीखने की लालसा रखी, सीखने की भावना रखी, तो निश्चित तौर पर आप समय के साथ होंगे, आप हमेशा आगे होंगे। रेडियो दस्तक पर आने के लिए डॉक्टर सक्सेना जी का बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर करुणेश सक्सेना जी, आज हमारे श्रोताओं ने बहुत महत्वपूर्ण जानकारियां प्राप्त की। निश्चित तौर पर वो इस वार्ता को, इससे कुछ सीखेंगे, इससे कुछ जानेंगे। आपने बहुत अच्छी जानकारियां साझा की, धन्यवाद। आपका भी धन्यवाद संदीप जी, और श्रोताओं का भी धन्यवाद। तो दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे आपके अपने रेडियो दस्तक 90.8 FM पर विशेष कार्यक्रम एक हस्ती से मुलाकात, जिसमें हमारे साथ थे संगम यूनिवर्सिटी भीलवाड़ा के वाइस चांसलर और प्रेरक वक्ता डॉक्टर करुणेश सक्सेना जी, जिनसे हमने शिक्षा के बारे में बहुत सारी बातें आज जानी। हमें पूरी उम्मीद है कि आपको ये कार्यक्रम पसंद आया होगा और आपको बहुत कुछ जानने सीखने को मिला होगा। दोस्तों, आपको ये कार्यक्रम कैसा लगा? कार्यक्रम से जुड़े हुए सुझाव आप हमारे साथ साझा कर सकते हैं हमारे व्हाट्सएप नंबर 9406894068 पर। साथ ही आपके मन में अगर और भी कोई प्रश्न है तो भी आप जुड़ सकते हैं रेडियो दस्तक 90.8 FM के साथ, और हमारे व्हाट्सएप नंबर 9406894068 पर अपने सवाल भी हमें भेज सकते हैं। साथ ही और भी कई सारी जानकारियों के लिए आप जुड़ सकते हैं हमारे सोशल मीडिया अकाउंट्स फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, शेयर चैट और यूट्यूब पर। दोस्तों, अब समय हो चला है आपसे विदा लेने का, लेकिन हमारे कार्यक्रम एक हस्ती से मुलाकात की अगली कड़ी में हम फिर हाजिर होंगे देश की और किसी विशिष्ट हस्ती के साथ। तब तक के लिए आप जुड़े रहिए और सुनते रहिए आपका अपना रेडियो दस्तक 90.8 FM। सुनेगा उज्जैन, बढ़ेगा उज्जैन। नमस्कार। आप सुन रहे हैं उज्जैन का अपना रेडियो, रेडियो दस्तक 90.8 FM। सुनेगा उज्जैन, बढ़ेगा उज्जैन।